नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि हम जनरल साइंस के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और उन टॉपिक्स के अंत में हम PYQ लेके आ रहे हैं। उसमें विभिन्न एग्ज़ाम्स के अंदर जो RPSC है, SSC है, रेलवे है या फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित जो भी टॉपिक आ रहे हैं उनको भी इसमें समावेशित किया गया है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित PYQ है। और विभिन्न एग्ज़ाम्स के अंदर आज तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 50 क्वेश्चनों की जो एक श्रृंखला है वो छोटा सा प्रयास किया है। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेशन जो होता है वो कई बार क्वेश्चन जो ऑप्शन में आ जाता है या ऑप्शन जो होता है उसको क्वेश्चन बना देते हैं। उसी क्रम में देखिए कि जैव प्रौद्योगिकी जो है वो नया टॉपिक है और कई बच्चे जो है अपनी ग्रेजुएशन के दौरान जैसे मान लो एग्ज़ाम देते हैं तो उस दौरान भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के कैसे निकल के आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन जो है वो बच्चों को पजल भी करते हैं। और ज़्यादातर बच्चे अक्सर जब इस टॉपिक को क्लास में ऑफलाइन जब करवाया जाता है तब बच्चे भी ये जिक्र करते हैं कि सर इसका जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी ताकि उस टॉपिक को पढ़ते समय आप उन चीज़ों पर फोकस कर सको कि भी ये क्वेश्चन है वो बना हुआ है। तो PYQ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी की शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है कि हंगरी का एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कार्ल इरेकी, इन्होंने किया। ये है कहाँ के? तो आपको याद रखना है ये हंगरी के हैं। देश का भी नाम पूछे तो आपको बताना है इसमें। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं हम कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा, ट्रांसजेनिक एक प्रोसेस होता है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें पहली बार इस तकनीक से तैयार किया गया प्लांट कौन सा है? तो वो तंबाकू का पौधा जो है उसे सबसे पहले तैयार किया गया। याद रखना है आपको, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जीन ट्रांसफ़र किया गया था, वो था क्राई फर्स्ट जीन ट्रांसफ़र किया था। और गेहूं के अंदर जो किया था वो नोरिन 10 किया था, नोरिन 10। इसी तरह से चावल के अंदर भी किया हुआ है, ये भी जीन है। परंतु ये कह रहा है प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट पौधा पूछ रहा है ये। तो चावल के अंदर की बात करें तो इसमें आया जो जीन ट्रांसफ़र किया वो DG वो जीन ये ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो अब आप याद रखो कि इसका राइट आंसर जो है वो तंबाकू है। अगले क्वेश्चन पे आए, DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? तो आपको याद रखना है अलेक जेफरी ने किया। और भारत में इस विषय पर जो प्रयास किया, भारत में प्रयास, तो आपको याद रखना है इस पर जो प्रयास करने वाला भारत का जो नागरिक है वो है, उसका नाम है डॉक्टर लालजी सिंह। और इन्हीं के प्रयासों से हैदराबाद के अंदर DNA लेबोरेटरी जो है वो स्थापित हुई है। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? तो आपको याद रखना है अलेक जेफरी ने किया। PCR पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, एड्स के जांच की तकनीक है ये, एड्स जांच की तकनीक है ये, टेस्ट है ये। तकनीक का आविष्कार किसने किया? यानी PCR जो तकनीक है इसका आविष्कारक कौन है? तो PCR का जो तकनीक है विकसित करने वाला वो है केरी मुलिस, जो साइंटिस्ट है वो इस तकनीक को विकसित करने वाला व्यक्ति है। और कॉकिंग, डार्विन ये तो अलग से है क्योंकि 4 ऑप्शन में क्वेश्चन को तो साइंटिस्ट के नाम लिखने ही पड़ेंगे। तो आपको याद रखना है केरी मुलिस जो है वो PCR तकनीक जो कन्फर्मेशन करता है एड्स के बारे में कि भी एड्स है उसको, तो वो तकनीक है PCR। आपको इसको वैसे भी याद रखनी है रोगों के अंदर। तो आपको याद ये रखना है कि DNA जांच की नवीनतम तकनीक है ये, नवीनतम तकनीक है। ऐसे भी अगर प्रश्न आए तो भी इसका उत्तर क्या होगा? PCR हो जाएगा। तो ये इस तरह का भी प्रश्न आपको याद रखना है।
अगला है रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक में डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन से एंजाइम को काम में लेते हैं जो डीएनए क्रम जो होता है उसको काटने का काम करता है। तो इसमें आपको देखना है कि ट्रांसफेरेज है या इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या ऑक्सीडेज है या लाइपेज है, कौन सा एंजाइम जो है वो काटने का काम करता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से आपको जो है वो पहले देखना है। तो देखिए इसके अंदर तो मुख्य रूप से अगर हम इनको देखें तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक का जनक किसे कहते हैं? ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। अभी 2-3 एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें, जैसे वर्तमान में एसआई का जो एग्ज़ाम होना है संडे को, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वहाँ भी ये टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहले जो तकनीक ये डीएनए जांच पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक है वो किसने विकसित की? तो राइट आंसर है इसका पॉल बर्ग जो है वो इसका जनक माना जाता है। इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए को जोड़ना, डीएनए को विशेष स्थान से काटना, डीएनए बनाना और सभी सत्य। तो आपको इन चारों में से देखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसको अंदर मुख्य रूप से जो है वो क्या कार्य है इसका, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसके अंदर जल्दी से बताइए कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि मुख्य कार्य जो है वो कौन सा है कि डीएनए को विशेष स्थान से काटना इसका मुख्य कार्य होता है। इसी तरह से डोली जो क्लोन है, डोली क्लोन, बेड का क्लोन है, ये बेड का क्लोन है, ये थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन नहीं हो पाया तो आप देखोगे इसको क्लोन पढ़ोगे, यानी इसको क्या पढ़ना है? क्लोन पढ़ना है। तो इसका जन्म कब हुआ ये याद रखना है। तो जन्म की बात करें, ये आरएस के अंदर भी पूछा हुआ है, 96 के अंदर इसका जन्म हुआ। डॉक्टर इयान विल्मुट ने तैयार किया था। किसने तैयार किया? तो आपको याद रखना है डॉक्टर इयान विल्मुट। और कहाँ के हैं? तो आपको याद रख लेना है स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटलैंड। ये देश का नाम हो गया, ये वैज्ञानिक हो गए, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले बताइए किस संस्था के हैं ये, तो आपको संस्था का भी नाम याद रख लेना है, रासलीन संस्था, रासलीन संस्था। इस संस्था के डॉक्टर इयान विल्मुट ने चर्चित क्लोन बनाया था, उसका नाम रखा था डोली, और उसका जन्म जो है 1996 में हुआ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में VNTR का क्या अर्थ होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, इसका राइट होगा वेरिएबल, ये भी गलत है, वायरस ये भी गलत है, वेक्टर वाला भी गलत है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट ये राइट आंसर है इसका। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर नाइट्रोजन क्षारक क्रमों को पढ़ा जाता है, उस पढ़ने की तकनीक का नाम है ये VNTR। TI प्लाज्मिड का उपयोग किस में किया जाता है? तो आपको बताना है कि TI प्लाज्मिड का उपयोग किस में किया जाता है। हमने YouTube के माध्यम से ये टॉपिक करवाया भी है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसको याद रखना है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? जीन ट्रांसफ़र पद के अंदर इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। और इन प्लांट है ये जीन ट्रांसफ़र, ये जो है वो आप पढ़ोगे इन प्लांट, इन प्लांट में किया जाता है। जीन ट्रांसफ़र जो है वो इन एनिमल, इसको पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ना है? इन एनिमल। ये इंग्लिश वर्जन नहीं हो पाया PPT बनते समय, थोड़ा सा इसको ऐसे पढ़ लोगे आप। डीएनए स्थानांतर, डीएनए सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पहला है जीन ट्रांसफ़र किस में किया जाए? TI प्लाज्मिड प्लांट के अंदर जब होता है तो वो TI प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। मानव निर्मित जीवाणु यानी बैक्टीरिया कौन सा है? बैक्टीरिया। तो मानव निर्मित बैक्टीरिया जो है वो सुपरबग है।
और सुपरबग का वैज्ञानिक नाम जो है वो है स्यूडोमोनास पुटिडा, स्यूडोमोनास पुटिडा। तेलीय अपशिष्ट का अपचयन करता है, इसका वैज्ञानिक नाम है ये स्यूडोमोनास पुटिडा। और वैज्ञानिक जो है वो कौन है, वैज्ञानिक जिसको इसने सुपरबग को तैयार किया है, तो उस वैज्ञानिक का नाम की बात करें तो भारत वंश के हैं डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया है। इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि मानव निर्मित, अगर आपसे पूछ ले कि फसल कौन सी है, तो फसल है मानव निर्मित वो है ट्रिटिकेल, गेहूँ और राई के संकरण से तैयार की है। सब्जी पूछ ले मानव निर्मित तो वो है पोमेटो, ऊपर टमाटर लगते हैं और नीचे जड़ों में आलू लगते हैं। मानव निर्मित तत्व पूछ ले तो वो है पोलोनियम, ये भी याद रख लेना आप। और पोलोनियम का संकेत जो है P बड़ा O छोटा है, तो ये मानव निर्मित है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सुपरबग हो जाएगा। डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया, डीएनए मॉडल किसने दिया था, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये नाल और रस का, इसने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, सूक्ष्मदर्शी बनाई। मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक, आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। और अगर ऐसे आ जाए कि आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कौन, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक जो है वो है बेटसन, ये आधुनिक आनुवंशिकता का जनक है। डीएनए जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर मिस प्रिंट हुआ है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिंगर प्रिंटिंग में VNTR हो गया और डीएनए के अंदर ये क्या लिखा है, मानव निर्मित जीवाणु हो गया। डीएनए लाइगेज, डीएनए ये लिखा हुआ है लाइगेज, लाइगेज का मुख्य कार्य क्या है, डीएनए जोड़ना, डीएनए काटना, डीएनए आरएनए बनाना, प्रोटीन बनाना। तो आपको बताना है कि ये डीएनए लाइगेज का कार्य क्या होता है, तो डीएनए लाइगेज का मुख्य कार्य होता है डीएनए को जोड़ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर देखें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किस में किया जाता है, अपराध की पहचान, और दूसरा जो है वो आता है पौधों की वृद्धि, ये पौधों की वृद्धि है, इसको आप पढ़ोगे, इसको मैं अगर काट दूं तो यहाँ आएगा पौधों की वृद्धि, ये दूसरा ऑप्शन है। थोड़ा सा ये लिखते समय मिस्टेक है, उर्वरक निर्माण, दवा निर्माण। तो आपको याद रखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किस में किया जाता है, अपराध की पहचान करने के लिए किया जाता है। और भारत के अंदर जो है वो ये लैब है वो मुख्य रूप से कहाँ है, तो आप कहेंगे हैदराबाद के अंदर है। इसी तरह जीन थेरेपी का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है, ये यहाँ वर्ड जो है वो किसके उपचार में किया जाता है, आनुवंशिक रोग, वायरल रोग, बैक्टीरिया रोग, पोषण और अनुत्तरित। तो आपको याद रखना है जीन थेरेपी का उपयोग जो है वो जीन आनुवंशिक रोगों के निदान के लिए किया जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, नई किस्म विकसित करने में सबसे पहला चरण कौन सा होता है। तो इसमें अगर हम बात करें पहले चरण के अंदर, तो अलग अलग चरणों के अंदर किया जाता है इसके अंदर नई विकसित करने में। तो पहला जो आता है वो संकरण लिखा हुआ है, फिर चयन है, फिर मूल्यांकन है, फिर वितरण है। तो सबसे पहले नई पादप जातियों का विकास में आनुवांशिक विविधता होता है, आनुवांशिक विविधता
तो देखिए पहला चरण है। दूसरा आता है वो चयन आता है। तीसरा आता है वो आता है मूल्यांकन। और चौथा जो चरण आता है वो आता है गुणन। और पांचवा जो आता है वो आता है वितरण। ये 5 चरण हैं इसके कितने चरण हैं तो आपको याद रखने 5 चरण हैं। अब आप पेपर के अंदर देखिए क्या है तो इसमें से जो अगर हम बात करें तो मूल्यांकन तो तीसरे नंबर पे, वितरण 5 नंबर पे, चयन जो है वो आता है, संकरण नहीं आता है इसके अंदर। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर सबसे पहला जो उत्तर बनेगा इस प्रश्न का तो वो आएगा चयन। नई पादप जातियों का विकास, नई किस्मों का जो विकास है वो भी। तो ये 5 चरण होते हैं मुख्य रूप से, ध्यान रखना है आपको। टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन को किस नाम से भी जाना जाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन, संकरण, चयन, क्लोनिंग। माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं इसे, प्रोपेगेशन बोलते हैं हिंदी के अंदर प्रसारण। प्रोपेगेशन का अर्थ क्या होता है? प्रसारण होता है। ये प्रोपेगेशन का हिंदी का अर्थ है। सूक्ष्म प्रसारण भी बोल देते हैं हिंदी के अंदर अगर हम बात करें इसको, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माइक्रो प्रोपेगेशन। नई पादप जाति विकसित करने में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? आनुवंशिक विविधता, जल, मिट्टी, उर्वरक। तो आपको देखना है कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर, अभी हमने जैसे 5 पढ़े थे, इस 5 चरणों के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो है आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। इसी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ये आएगा। 2 विभिन्न पौधों के संभोग या यूँ कह सकते हैं क्रॉस, संयोग, तो उसके अंदर 2 पौधों के जो संयोग होता है उसके अंदर क्रॉस, संयोग या कह सकते हैं क्रॉस, हिंदी में कहते हैं क्रॉस या कह सकते हैं संकरण। तो नई विकसित करना क्या कहलाता है? तो एक आता है चयन, एक आता है संकरण, एक उत्परिवर्तन, एक आता है क्लोनिंग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संकरण। 2 विभिन्न पौधों के संयोग कराने को क्या बोलते हैं? तो शब्द पूछा है तो आपको याद रखा है संकरण, जिसका अंग्रेजी वर्जन जो आता है वो क्रॉस आता है। वंशागति में होने वाला अचानक बदलाव जो है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन शब्द जो है वो म्यूटेशन है अंग्रेजी में। और ये शब्द जो है या इसकी खोज जो है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी। ह्यूगो डी ब्रिज ने की। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें हम। पोष पदार्थ या कल्चर माध्यम जो है, पोष पदार्थ या कल्चर मीडिया जो है वो अगर हम देखें तो कौन सा आएगा? पोष पदार्थ या एगर माध्यम या एगर माध्यम या संवर्धन माध्यम, ये अलग अलग शब्द है। या कल्चर मीडिया बोल देते हैं इसको, का उपयोग में लाया जाता है संकरण में या उत्परिवर्तन में, उत्तक संवर्धन में, क्लोनिंग में। तो किस में यूज किया जाता है? उत्तक संवर्धन में इसका यूज किया जाता है, जिसके अंदर कोशिकाओं को लिया जाता है फिर उसका परिवर्धन किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर जो है उसके अंदर काम में लिया जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पौधों के अंदर टिश्यू कल्चर तकनीक का सर्वप्रथम सफल प्रयोग किसने किया? पौधों में, इसको ऐसे पढ़ोगे आप, पौधों में। इसको अगर मैं करूं तो ये प्रश्न ऐसे है, पौधों में उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर, प्लांट में टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना, बेटसन ने नहीं किया, मेंडल ने नहीं किया, डार्विन ने भी नहीं किया, इसने हेबरलैंड ने किया। और पूर्ण विकास पूछ ले, पूर्ण विकास, तो पूर्ण विकास जो किया था वो किया था कॉकिंग ने।
इसका राइट आंसर है हेबरलैंड। अगला है टिश्यू कल्चर में प्रयुक्त पोषक माध्यम कौन सा है? MS विलियन है, LB मीडियम, ब्लड मीडियम, पोटैटो मीडियम। ये तीनों ही गलत है। MS विलियन, इसको बोलते हैं MS विलियन, या इसे बोल देते हैं मुरासिगे व स्कूब। इन दोनों ने तैयार किया था, इसलिए विलियन भी बोलते हैं। इनके नाम से जाना जाता है विलियन, MS विलियन, इसी कारण कहते हैं इसे मुरासिगे और स्कूब विलियन। राइट आंसर ये हो जाएगा। टिश्यू कल्चर में प्रयुक्त वर्दी हार्मोन है ऑक्सिन व साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एड्रेनिन, जिब्रेलिन। तो आपको याद रखना है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है वर्दी हार्मोन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये ऑक्सिन जो होता है उसका इस्तेमाल जो किया जाता है पर्रोह के विकास के लिए, पर्रोह के विकास में इस्तेमाल होता है ये। और साइटोकाइनिन का इस्तेमाल जो होता है जड़ों के विकास में, जड़ों के विकास में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें जिब्रेलिन की, ये फल के आकार बढ़ाने, झड़ने से रोकने आदि में यूज किया जाता है इसका, जिब्रेलिन का। इंसुलिन तो हार्मोन है, ये हार्मोन है। और आपको ध्यान होना चाहिए इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और एडेनिन ग्रंथि जो है उससे ये जो हम बोलते हैं कि अंगनाशय के अंदर जो है लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ जो होती है वो स्रावित करती है। ये इंसुलिन मानव से संबंधित है। क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न जीव में आनुवंशिक पदार्थ किसके समान होता है? अंडाणुदाता और नाभिकदाता, या दोनों से समान, या किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, या सभी गलत, सभी गलत ये कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्लोनिंग के अंदर जो गुण आते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो नाभिकदाता से, न्यूक्लियस जिसका होता है या केंद्रक जिसको कह सकते हैं, केंद्रक जिसका होता है उसी के समान जो है वो गुण आते हैं। क्लोनिंग द्वारा तैयार भ्रूण को कहाँ प्रत्यारोपित किया जाता है? प्रयोगशाला में, परखनली में, सैरोगेट मदर के गर्भ में। सैरोगेट मदर को स्थानापन्न माँ भी बोलते हैं, स्थानापन्न माँ भी बोलते हैं, फोस्टर मदर भी बोलते हैं, फोस्टर मदर भी बोलते हैं। और स्थानापन्न माँ, फोस्टर मदर, सैरोगेट मदर, किराए की कोख, किराए की कोख आदि कई नामों से जानते हैं। तो इस तकनीक के अंदर क्या है कि भ्रूण को तो प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं, परंतु उसका विकास जो होता है वो माता के गर्भाशय के अलावा नहीं किया जा सकता, तो उसके गर्भ में इसे प्रत्यारोपित किया जाता है। भारत में पेटेंट की अवधि कितने साल की है? तो भारत में पेटेंट की अवधि जो है वो 20 वर्ष की है। पेटेंट का अधिनियम जो है जो भारत के अंदर जो लागू हुआ वो है 20 अप्रैल को लागू हुआ था, 1972 को। और कानून बना था 1970 के अंदर। तो कानून तो 1970 में, और 20 अप्रैल 1972 को भारत में लागू हुआ। 20 वर्ष पेटेंट की अवधि होती है। पेटेंट प्राप्त करने हेतु आविष्कार में कौन सा गुण होना चाहिए? नवीनता होनी चाहिए। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, नवीनता, मानव उपयोगी होना चाहिए, अप्रकटित होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब ये उपरोक्त सभी वाला जो फैक्ट है वो बनेगा उत्तर इसका। भारत में पेटेंट अधिनियम कब बना और लागू कब हुआ? 1970 में बना और 72 में लागू हुआ। अभी मैंने बात ही करी थी कि भी 1970 में बना और 1972 में लागू हुआ। हाइड्रोपोनिक्स में खेती, फसल, पौधे उगाए जाते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जब की जाती है तो उसमें जो प्लांट लगाए जाते हैं, खेती या फसल या पौधे जो है वो किस में उगाए जाते हैं?
तो आपको याद रखना है खाद में उगाए जाते हैं, पानी में, मिट्टी और पानी दोनों में। तो आपको याद रखना है हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें सिर्फ प्लांट के लिए क्या यूज किया जाता है, पानी। बिना मिट्टी की खेती हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। बिना मिट्टी के प्लांट तैयार करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नई पादप जातियों का विकास में मूल्यांकन करने वाली संस्था कौन सी है, तो मूल्यांकन या इवोल्यूशन करती है वो ICAR करती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करती है और इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। ये इसका इवोल्यूशन करती है या मूल्यांकन करती है, इवोल्यूशन बोलते हैं इसको, इवोल्यूशन। क्योंकि कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो मैं थोड़ी टर्म की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी आपको साथ में बता दूँ। इफ़को नहीं करती है, रिको भी नहीं करती है। बीज निगम है वो वितरण का कार्य करती है, वितरण का कार्य करती है। अगर ये प्रश्न आ जाए वितरण कौन करती है तो क्या करेगी, बीज निगम करेगी, सीड कॉरपोरेशन के द्वारा होता है। संकरण में प्राप्त पौधे को क्या कहा जाता है, तो आपको देखना हाइब्रिड कहते हैं, क्लोन कहते हैं, वैरायटी कहते हैं या म्यूटेंट कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं संकर। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो संकर बोलते हैं। IVF का पूर्ण रूप क्या होता है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आप देखोगे इसमें इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इसमें लिखा हुआ है, तो ये सही होगा इसका। IVF तकनीक में जन्मा पहला शिशु का नाम क्या है, लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन है जो ब्रिटेन में पैदा हुआ, ब्रिटेन के अंदर पैदा हुआ है और 1978 में पैदा हुआ, 1978 के अंदर पैदा हुआ और ब्रिटेन के अंदर हुआ। नाम क्या है, लुइस जॉय ब्राउन। ये जो है वो भारत में, और ये है चर्चित क्लोन, चर्चित क्लोन है। और ये बस सीधा ही आपको चक्कर में डालने के लिए दिया हुआ था। IVF तकनीक का विकास करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो IVF तकनीक जो है वो विकसित करने वाले जो वैज्ञानिक है, तो उस तकनीक के वैज्ञानिक है तो उसका नाम है रॉबर्ट इवार्ड और पैट्रिक स्टेप्टन। ये पहला जो आएगा वो राइट आंसर है इसका। इस तकनीक को विकसित करने वाले हैं। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई है, तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जो है 1986 के अंदर की गई थी। इसी तरह से देखें श्वेत जैव प्रौद्योगिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में होती है वो हरित जैव प्रौद्योगिकी होती है, हरित जैव प्रौद्योगिकी। औद्योगिक क्षेत्र, समुद्री जीव, चिकित्सा के क्षेत्र में ये होती है वो होती है लाल जैव प्रौद्योगिकी, लाल जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका मतलब इन दो के अंदर कहीं न कहीं आंसर छुपा हुआ है, औद्योगिक प्रक्रिया या समुद्री जीव। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि भी ये श्वेत जैव प्रौद्योगिकी जो है वो उसका राइट आंसर होगा। औद्योगिक प्रक्रियाओं के अंदर जब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए वो हो जाएगी। लाल जैव प्रौद्योगिकी में अध्ययन किया जाता है क्षेत्र, अभी हमने बात ही करी थी, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जब होता है वो होती है एशिया का DNA बैंक। तो एशिया का DNA जो बैंक होता है वो कहाँ स्थित है, तो DNA बैंक की बात करूं तो एशिया का जो DNA बैंक है वो लखनऊ के अंदर स्थित होना चाहिए, लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा इसका। सुपर पोटैटो उच्च, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ बीच में डैश 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 ऐसे लिखा हुआ है, तो उच्च प्रोटीन युक्त आलू है, उच्च प्रोटीन युक्त आलू है सुपर पोटैटो। उपयोगिता पेटेंट में शामिल है रासायनिक पदार्थ, सूत्र, मशीनें सभी शामिल हैं। तो आपको ये बताना है कि उपयोगिता पेटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है। उपयोगिता पेटेंट के अंदर
सभी शामिल होती है, यानी ये मशीनें भी आती है, ये भी इसमें ये यहाँ लिखते समय गलती करी, सभी शामिल है, तो इसका मतलब है A + B + C ऐसे लिखना था। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सभी शामिल है, ये राइट आंसर है, सभी सत्य है। रासायनिक पदार्थ भी, सूत्र भी, मशीनें उपयोगिता पेटेंट के एग्जाम्पल है। उत्परिवर्तन में प्रयुक्त भौतिक उत्परिवर्तनजन या कारक नहीं है अल्फा या बीटा किरणें, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें, सोडियम एजाइड। तो आपको बताना है कि उत्परिवर्तन में भौतिक उत्परिवर्तनजन कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा सोडियम एजाइड जो है वो नहीं है। ये रासायनिक उत्परिवर्तन जन है, ये राइट आंसर है। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन यानी RSSC का मुख्यालय कहाँ होता है, तो वो है जयपुर के अंदर। प्रत्येक राज्य में उसकी राजधानी ही कार्यालय होगा, तो याद करने की आवश्यकता नहीं आपको, कार्यालय होगा। तो जैसे RSSC ऐसे ही पंजाब का होगा तो PSSC यानी पंजाब स्टेट सीड कॉरपोरेशन, हिमाचल का होगा तो HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टेट सीड कॉरपोरेशन हो जाएगा। तो ऐसे उसका जो जहाँ भी होगी राजधानी तो वो उसका मुख्यालय हो जाएगा। लेक्स किसका क्लोन है? लेक्स किसका क्लोन है? तो लेक्स क्लोन है, ये RS 96 के अंदर पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है लेक्स जो है वो बछड़ी का क्लोन है। लेक्स किसका क्लोन है? तो आपको याद रखना है लेक्स जो है वो बछड़ी का क्लोन है। ऊंट या कैमल का क्लोन का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इंजास जो है वो ऊंट के क्लोन का नाम है। समरूपा जो है वो भैंस के क्लोन का नाम है। स्नूपी जो है वो कुत्ते के क्लोन का नाम है, भैंस का है, ये कुत्ते का है। टेट्रा जो है ये टेट्रा है, टेट्रा बंदर के क्लोन का नाम है, ठीक है, तो बंदर का क्लोन हो गया। तो इंजास जो है वो किसका है? ऊंट का है। नूरी जो है वो बकरी का है, नूरी किसका है? तो बकरी का है, ये भी याद रखोगे आप। NDRI कहाँ है? NDRI करनाल के अंदर है, करनाल हरियाणा के अंदर, करनाल हरियाणा में है। और बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो IVRI है, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश, ये दोनों जगह पर है IVRI। और दिल्ली के अंदर जो प्रौद्योगिकी विभाग वो सारे इसमें शामिल होते हैं। IVRI कहाँ है? बरेली, करनाल, पुणे, दिल्ली। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, तो कहाँ है? तो आपको कहोगे बरेली के अंदर। पीछे का उत्तर लगा दिया था, हाँ ये हो गया, इसका राइट आंसर ये था, इसका बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। और करनाल के अंदर तो है NDRI। पुणे महाराष्ट्र के अंदर जो है वो DNA फॉरेंसिक लैब है। दिल्ली के अंदर जो प्रौद्योगिकी विभाग है। आनंद मोहन चक्रवर्ती का संबंध किससे है? तो आनंद मोहन चक्रवर्ती का संबंध वो है सुपरबग से। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कृत्रिम इंसुलिन जो तैयार की है वो उसका नाम है ह्यूमुलिन। अमेरिका की एली लिली कंपनी ने बनाया, एली लिली कंपनी ने बनाया। और अगर हम बात करें ये लास्ट का जो चौथा है वो क्या लिखा हुआ है उसको और चेक कर लेते हैं अपने। ये आनंद मोहन चक्रवर्ती का संबंध, ये है क्लोन, ये क्लोन लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं है, तो सुपर बग है। तो अभी हमने सुपर पोटैटो जो बनाया था वो जो अपने दिल्ली के अंदर एक विश्वविद्यालय JNU के आशीष दत्ता ने बनाया। सुपर बग है वो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया।
क्लोन में कई नाम आते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी ग्रे जैव प्रौद्योगिकी, ग्रे कलर से है, ग्रे जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। राइट आंसर इसका ग्रे जैव। लाल में चिकित्सा आती है, अभी हमने बात ही करी थी थोड़ी सी। येलो और गोल्ड ये अलग अलग आ जाती है। इनगो पोर्टिंग्स का संबंध किससे है? तो इनगो पोर्टिंग्स का गोल्डन राइस से। इनगो पोर्टिंग्स ने क्या किया था कि गोल्डन राइस तैयार किया है इनगो पोर्टिंग्स ने, और डेफोडिल प्लांट से जीन निकालकर चावल में प्रत्यारोपित किया। फ्लेवर सावर टमाटर जो है वो पॉलीग्लैक्टो यूरिनेज जीन से तैयार किया हुआ है। ये फ्लेवर सावर टमाटर है। फ्लेवर सावर टमाटर की अगर खास बात की करें तो भंडारण क्षमता बढ़ाई है इसकी, याद रखना आप, भंडारण क्षमता बढ़ाई है, स्किन टाइट कर दी इसकी। पोमेटो जो है वो आप जानते हो, आलू गुणा टमाटर से तैयार किया है इसको, वो पोमेटो बना। ट्रिटिकेल गेहूं गुणा राई से तैयार किया है। तो ये थे हमारे बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। मेरा पूरा प्रयास है कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपके कोई कंफ्यूज नहीं रहे। जो बीच में फैक्ट थे वो भी मैंने बताने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार जो है यूट्यूब पे यूँ ही बनाए रखेंगे, और आपके प्यार की वजह से ही ये विश्वास बनेगा और आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर है वो सफलता प्राप्त करोगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।